अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल क्लास में वो हमारा जो है वो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम डिस्कशन हमारी स्टार्ट थी और उसमें हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं और मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस वगैरह कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सारा देखा। आज जो हमारा उसी का ही बस ये लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। अगर आपने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकालनी हो तो उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, इसी तरह ही ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई कर दी होती है। इसको हम देखते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी ए टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हम बाइवेरिएट की बात करें इसलिए दो डायमेंशनल हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं, एंड जी डॉट डॉट बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। डॉट डॉट क्या है? यूजुअली हमने फंक्शन को शो करने के लिए जैसे हमने एफ ऑफ एक्स पढ़ा है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसी तरह स्मॉल एफ और ब्रैकेट में डॉट भी लिखा जा सकता है। डॉट का मीनिंग होता है कि यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ दो डॉट को शो करने का ये मतलब कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई गिवन x इक्वल्स टू एक्स डिनोटेड बाई, मीन्स इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि कोई आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी गिवन हो। जैसे हमने कहा कि x इक्वल्स टू एक्स मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है कि अगर ऑलरेडी हम x की वैल्यू कोई फिक्स कर दें तो फिर ये जो आपकी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, आपका ये जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेगा। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को लिखते कैसे हैं, उसका लिखने का तरीका है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैसे हम सिंपल क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ एक्स वाई, ठीक है। प्रॉपर आपका जो PDF है गिवन दैट, ये जो स्लैश का साइन है या फॉरवर्ड स्लैश है ये गिवन दैट को शो कर रही है, मीन्स कोई कंडीशन लगाई गिवन दैट कि कैपिटल X इक्वल है स्मॉल x के, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो ये कैसे ओपन होगा जी, समेशन, ठीक है, g ऑफ x वाई जे, और अब जो है हम डबल समेशन नहीं यूज करें, एक ही समेशन यूज होगी। अब क्योंकि x को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और y के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, इसलिए सिंगल समेशन है g ऑफ x वाई जे मीन्स कि y की जितनी वेरिएशन है वो सारी आ जाएंगी और x हमने फिक्स कर दिया है, और जी एक्स वाई जे इंटू एफ ऑफ वाई जे ओवर एक्स। अच्छा, ये जो यहाँ वाई ओवर एक्स है ये कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा नोटेशन में, कुछ में नहीं भी लिखा होगा। सिंपल ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि सिंपल इसको हम ऐसे लिख दें एफ ऑफ वाई एक्स या एफ ऑफ वाई जे और यहाँ पे एक्स आ जाए, तो ये सिंपल एफ और ब्रैकेट में वाई जे ओवर एक्स भी लिखा हो सकता है। और यहाँ पे वाई ओवर एक्स देने का ये मतलब है कि ये पता चल रहा है ये जो PDF है ये कंडीशनल PDF को शो कर रहा है। If x and y are jointly discrete where the summation is over all possible values of y, कि जितनी possible values of y हैं उस पर summation है और x हमारे पास यहाँ फिक्स है। अब हमारे पास ये फाइंड कैसे करना है, एफ वाई गिवन एक्स अगर हमने फाइंड करना हो तो वो किसकी इक्वल है, एफ वाई गिवन एक्स इक्वल है, ऊपर प्रॉपर आपका जो PDF है एफ ऑफ एफ एक्स वाई, और साथ में जो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में एफ एक्स और ब्रैकेट में भी एक्स जे शो कर रहा है। फिर आपको भी मैंने बताया है कि यहाँ पे एक्स की वेरिएशन या एक्स की वैल्यूज आपने लेनी है। एक चीज़ जो मैं हमेशा स्टूडेंट को टिप देती हूँ याद करने के लिए कि यहाँ गिवन एक्स, अगर यहाँ पे एक्स है डिनोमिनेटर में, गिवन के बाद एक्स है तो डिनोमिनेटर में एक्स का फंक्शन आएगा। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ गिवन एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन वाई है, तो यहाँ पे ऊपर देखें न्यूमरेटर दोनों का सेम है एफ ऑफ एक्स वाई, नीचे चेंज हो रहा है। वो कैसे याद होगा, अगर गिवन के बाद एक्स है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स का फंक्शन आएगा, और अगर गिवन के बाद वाई है तो डिनोमिनेटर में वाई का फंक्शन आएगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे हमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ये एग्जांपल जो है मैंने टू मेथड्स के साथ आपको शो किया। एक जो है जो कॉम्पैक्ट सा मेथड है, छोटा मेथड है, और एक बड़ा डिटेल में मेथड किया हुआ है। मेरे पास ये दोनों ही सॉल्यूशन मौजूद थे तो मैंने दोनों तरीके से आपको दे दिया है, तो इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू टेट्राहेड्रा रेगुलर 4 साइडेड पॉलीहेड्रॉन, मतलब जैसे आपने एक डाई देखा है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 जो लूडो का दाना जैसे होता है, तो वो लेकिन हम यहाँ पे टेट्राहेड्रा की बात करें, मीन्स उसकी 4 साइड्स हैं, 6 साइड्स नहीं है, 4 हैं, 1 से लेकर 4 तक बस, ईच विद लेबल्ड फ्रॉम 1 to 4। लेट एक्स बी द नंबर ऑन द फर्स्ट, एक्स जो है शो कर रहा है जो मतलब 2 डाई को आप इकट्ठे रोल कर रहे हैं, तो जो x है वो पहला नंबर जो पहले डाई पे आ रहा है, और y जो है y द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, और दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनमें से जो लार्जर है y उसको शो कर रहा है। द वैल्यू दैट x एंड y कैन टेक ऑन आर, कि ये जो x और y की जो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ये सैम्पल स्पेस बना के दे दिया है कि x y मीन्स जब आप दोनों डाई रोल करें तो हो सकता है दोनों डाई पे 1 1 आ जाए, फिर 1 2 1 3 1 4, इसी तरह 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4। अब इसमें ये प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी दे दी हैं। एक तो वो तरीका है ना कि आप फाइंड करते हैं, इसमें ऑलरेडी दे दी हुई है। एक ये तरीका हो सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटीज दे दी जाएं,
या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप वो प्रोबेबिलिटीज़ अगर मतलब ये जो एक मैंने आपको कहा ना इस क्वेश्चन के दो सोल्यूशन है, एक में ये कि प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है, गिवन नहीं है तो इस क्वेश्चन को देखते हुए जिसमें उसने बताया कि x बी द नंबर ऑन द फर्स्ट एंड y बी द नंबर लार्जर ऑफ टू नंबर्स, तो इससे हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी कैसे हैं। तो इसके अच्छा ये काइंडली जो मैं आपके साथ PDF शेयर करूँगी, इसमें ये पेज एंड पे पोस्ट हो गया है और जो ऊपर सोल्यूशन है वो पहले है, तो उसको काइंडली आप देख लीजिएगा। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पहले मैंने आपको पढ़ाया और ये एग्जांपल का ये जो मैंने दो तरीके हैं, एक तो ये इसका सारा सोल्यूशन है जो एंड पे मैं दोबारा डिस्कस करूँगी, और एक इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म में सोल्यूशन है वो इसको हम देख लेते हैं कि यही 4 साइडेड डाई है, उसको आपने रोल किया है और आपने फाइंड क्या करना है इसमें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई मींस रो, वो जो आपको ऑलरेडी मैं क्लास में भी करवा चुकी हूँ कि रो फाइंड करने के लिए क्या क्या कुछ आपने फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, फिर स्केयर्स की एक्सपेक्टेशन, फिर प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन, और साथ में आपने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन x इक्वल्स टू 2। अब x को जब आप 2 फिक्स कर देंगे तो फिर आपने ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन भी फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें हमें कोई भी ये नहीं दिया, इसने प्रोबेबिलिटीज f ऑफ x y नहीं दिया, तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स आप किस तरह निकालेंगे, 4 स्क्वायर, क्योंकि 2 डाई हैं तो 16 टोटल हो जाएंगे, और वो सैंपल पेयर्स हमारे पास हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 के साथ फिर 4 के साथ, ये 16 आपके सैंपल हो गए। बट अभी हमने f ऑफ x y बनाना है, उसकी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड करनी है। अब हमने ये देखना है कि x किसको शो कर रहा था और y, हमने कहा कि x जो है x बी द नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, जो फर्स्ट डाई पे नंबर है, एंड y बी द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हम अपने x y को डिफाइन करते हैं कि इस सैंपल स्पेस में x हमारे पास क्या है 1 और y क्या है, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है। अब 1 और 1 में 1 ही बड़ा है, मतलब ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इक्वल है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अब जब दूसरा सैंपल है 1 2, इसमें x किसको शो कर रहा है, जो पहले डाई पे आपका नंबर आया और वो 1 है, और इसमें इन दोनों में से लार्जर कौन है, 1 2 में से 2 लार्जर है, इसी तरह 1 3 में से पहले नंबर पे 1 है, 3 लार्जर है, 1 4 में से पहले पे 1 है डाई पे और लार्जर 4 है। अब अगर आप दूसरे पे आएँ तो चेक करें कि दूसरा सैंपल है जी 2 1, तो 2 1 में आप देखें पहले डाई पे क्या नंबर है 2, और 2 1 में से लार्जर कौन सा है, 2 1 में से लार्जर भी 2 है, यहाँ पे 1 लार्जर नहीं है। ऊपर में केस डिफरेंट है, उसमें सारे जो सेकंड डाई पे नंबर आ रहे हैं वही लार्जर थे, इसलिए आपने यहाँ लिख दिए हैं, तो ये गलती नहीं करनी। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो लार्जर कौन सा है 2 है। अब 2 2 में 2 ही पहले डाई पे आया और 2 में 2 ही लार्जर भी है, इक्वल ही है, ठीक है। अब 2 3 में पहले पे 2 और नेक्स्ट 3 लार्जर है, 2 4 में इसी तरह 2 4। जब आप 3 1 3 2 पे आएंगे, ये देखें 3 1 3 2 3 3, तो यहाँ पे क्या है 3 जो है पहले डाई पे, और इनमें लार्जर कौन सा है 1 और 3 में से लार्जर कौन सा है 3 बड़ा है। 3 2 3 पहले डाई पे, 3 2 में से लार्जर कौन सा है 3 बड़ा है, इसलिए y 3 को शो करेगा। 3 3 में से पहले डाई पे 3 और यहाँ पे भी 3। इसी तरह जब आप लास्ट पेयर हमारा 4 के साथ स्टार्ट होगा तो 4 1 4 2 4, अब इसमें पहले डाई पे सब पे 4 है और लार्जर भी 4 ही है चारों केसेस में। तो अब ये प्रोबेबिलिटी अब आपको समझ आ रही होगी जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पे की कि अगर ऑलरेडी गिवन है तो ये वो तरीका है इन प्रोबेबिलिटीज को बनाने का कि ये 1 1 पे आप यहाँ सैंपल स्पेस से काउंट कर सकते हैं कि 1 1 के आपके कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये आप काउंट करते जाएंगे तो आपको ये 1 1 की आपकी 1/16 प्रोबेबिलिटी है, इसी तरह 1/2 की अब 2 के अगर आप देखें तो 2 के कितने केसेस हैं 2/16 है, बाकी सब 1 टाइम है, ये भी 1/16, ये भी 1/16, मतलब प्रोबेबिलिटी आप ले रहे हैं ना। तो पूरे सैंपल स्पेस में से 16 में से एक दफ़ा ऐसा पेयर आया, ये भी 1 टाइम आया, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। लेकिन ये 2 2 वाला कितने टाइम है 2 टाइम्स है, इसी तरह 2 3 वाला भी 1/16, 2/4 वाला भी 1/16। लेकिन 3 वाला पेयर आप देखें तो कितनी दफ़ा आया 3 टाइम्स, तो इसलिए 3 वाले पेयर के आगे क्या आ जाएगा 3 3 वाले पेयर में 1/16, इसी तरह इसके आगे 4 के आगे 4/16 आ जाएगा। तो आप देखें हर जगह बाकी जगह 1/16 है, जहाँ 2 2 का पेयर है वहाँ 2/16, जहाँ 3 3 का पेयर है वहाँ 3/16, और जहाँ 4 4 का पेयर है वहाँ 4/16। अब बाकी वही है जो मैं क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पे हाँ ये फ़र्क हो सकता है, मैंने शायद यहाँ पे g ऑफ x करवाया था या g ऑफ x ऑफ g(x), वो कोई डिफरेंस नहीं है। आपने यहाँ पे y की वैल्यूज़ ले ली हैं और इधर x यहाँ पे x की हैं और इधर y की वैल्यूज़ ले ली हैं। अगर आप इधर x की लेना चाहें y की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ x की वैल्यूज़ लेंगे उसके यहाँ पे अगर आपने ये ऊपर ये x की वैल्यूज़ ली हैं तो नीचे इसकी g ऑफ x, सारे मार्जिनल जो प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी वो x के लिए बनेंगी, और अगर y की आपने यहाँ पे ली हैं तो y की सारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ इधर बनेंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी करें वो आपको पता हो, अगर इधर y की वैल्यूज़ हैं तो यहाँ सामने y की वैल्यूज़ आनी चाहिए।
अब आपने ये सारे एच ऑफ वाई उनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी, फिर आपने क्या किया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह वाई स्क्वायर है। और एट दी एंड इसमें ये वो जो प्रोबेबिलिटीज़ जो मैं आपको अलग से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई के लिए चाहिए होती हैं वो भी यहीं पे मल्टीप्लाई करके ये सारी फाइंड हो गई हैं। वो कैसे हम करते थे, जैसे अगर वो आपको ये चाहिए 1 × 1 और फिर 1/16, उसको आप बेशक यहाँ सेपरेट भी कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सारी ऐड होती जाएंगी प्रोबेबिलिटीज़। तो ये आपने सारी ऐड करके ये सारी कर लेनी। ये वाला शायद आप इधर से कंफ्यूज हो जाएं कि ये कैसे सॉल्व हुई हैं। आप इसको सेपरेट, जैसे मैंने आपको करवाया था कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ को 1 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई केसेस नहीं है, फिर 2 1 इसके साथ ये मल्टीप्लाई, फिर ये सारी प्लस होके ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ बन जाएंगी। अच्छा जी, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने ये शो भी किया कि ये प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे ये कैसे आई हैं, 135/16 कैसे आई हैं। जो मैंने आपको वो तरीका कराया, इसको बेशक आप टेबल में नहीं भी रखेंगे तो जनरल जो क्लास में करवाया था वही काम कर सकते हैं। जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी कि ये एक तो तरीका ये है ना कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ आपने ये यहीं पे लिख दी हैं कि यहाँ पे जो आपने फाइंड कर लिया। एक जो बेटर वे होता है कि ये आपने यहाँ एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एक्स और यहाँ वाई है तो यहाँ एच ऑफ वाई, लेकिन अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए पेपर में कि आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालें, तो ये एक अच्छा प्रॉपर वे है कि आप एक्स लिखें, साथ में उसका जी ऑफ एक्स लिखें, 1 2 3 4, और जी ऑफ एक्स कहाँ से आएगा, ये जो जी ऑफ एक्स आपने यहाँ पे निकाला है एक्स और साथ में जी ऑफ 4/16 4/16 ये सारी आपने लिख देनी है। इसी तरह मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ वाई के लिए भी आपने लिख देनी है। फिर आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्स के लिए मैं इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करी क्योंकि मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। ठीक हो गया। फिर आपने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड कर ली और वेरिएंस ऑफ एक्स और आपने वेरिएंस ऑफ वाई, और फिर एट दी एंड आप कहाँ तक पहुँच गए, कोरिलेशन तक फाइंड। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू 2। अब ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, यहाँ पे क्या आएगा, समेशन, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ f ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू 2। वैसे हम क्या लिख रहे होते हैं, f ऑफ एक्स वाई लिख रहे होते हैं, लेकिन अब हमने कंडीशन जो यहाँ लिखा है वही उठा के लिख दें, y गिवन x इक्वल्स टू 2। अब आपको पता है ये कैसे फाइंड होना है, हमने पहले सबसे पहले तो इसको ओपन करना है। ये कैसे फाइंड होगा, f इक्वल्स टू वाई गिवन x इक्वल्स टू 2 किसकी इक्वल है, यहाँ पे क्या होता है जी, f ऑफ एक्स वाई होता है, x फिक्स है 2, इसलिए हमने एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया है 2 और y एज इट इज रहा। यहाँ f ऑफ एक्स वाई और नीचे आपको बताया था x यहाँ है तो f ऑफ x इक्वल्स टू 2 आपने फिक्स कर देना है। अब आपने देखना है कि जी f यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो F21 हमारे पास पहले देख लेते हैं कि कोई केस है, F21 और साथ में जी x यहाँ पे ये x की वैल्यू को शो कर रहा है 2 1, और हमारे पास नहीं सॉरी ये x की वैल्यूज़ हैं 2 और 1, इसके लिए हमारे पास कोई केस नहीं है, इसलिए ये प्रॉबिलिटी 0 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और g ऑफ 2 हमारे पास क्या है 4/16। ये देखें g ऑफ 2 तो हमारे पास फिक्स है ना, ये g ऑफ 1 है, ये g ऑफ 2, ये g ऑफ 3 और ये g ऑफ 4 है। तो यहाँ g लिखा हो या f लिखा हो, मतलब एक ये कि प्रोबेबिलिटीज को हम शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4/16 है, तो डिनोमिनेटर में तो 4/16 आता जाएगा। ऊपर की प्रोबेबिलिटीज आपने 2 1 देखा 0 है। अब देखें 2 2, क्योंकि y के आपने सारे केसेस को डिस्कस करना है, 2 को फिक्स करना है, यहाँ 2 1 ये 0 है। अब 2 2 पे क्या है, 2 2 पे होगा ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में आएगा 2/16, डिनोमिनेटर में आएगा 4/16। इसको देख लेते हैं कि ऐसे ही है कि हमारे पास ये जी ये f ऑफ 2 2 और f x इक्वल्स 2, नीचे डिनोमिनेटर में 4/16 फिक्स है और ऊपर 2/16 आ गया, ये सॉल्व होके 2/4 बना, 2/4 कैंसिल होके 1 इक्वल्स 1/2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह F23 की वैल्यू आपने देखनी है, f यहाँ पे x जो है ना फिक्स है हमारे पास 2 और y है 3। F23 की वैल्यू क्या है 1/16 डिवाइडेड बाय 4/16, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/4। और F24 क्या आएगा, F24 डिवाइडेड बाय g ऑफ 2 क्या आएगा 1/16 डिवाइडेड बाय 4/16, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसमें आपने x जो क्योंकि गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि आपने x इक्वल्स टू 2 रखना है, इसलिए हमने x की सिर्फ वही वैल्यूज ली हैं जहाँ जहाँ पे वो 2 है, और ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ये फाइंड करने के लिए y से मल्टीप्लाई करना है। तो y की वैल्यूज यहाँ पे हमने 1 2 3 4 रखी थी। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 1/4 से 3/4 आ जाएगा,
और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो 1 आ जाएगा। इन सब को आपने ऐड किया तो आपके पास ये आंसर आएगा और आपने ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल्स टू 2 क्या आ गई 2.75। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जो एक दूसरे तरीके से जो शॉर्ट तरीका है इसमें सिर्फ कहा ये गया है कि आप फाइंड करें एक्सपेक्टेशन फाइंड द वैल्यूज दैट x एंड y कैन टेक दिस, और इसमें आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। अच्छा, एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन हों, या फिर आपको जो है आई गेस यहाँ पे पेज कुछ आगे पीछे हो गए हैं आई गेस कंडीशनल वेरिएंस। अच्छा ठीक है कि अगर आपको इस तरह से ये क्वेश्चन दिया जाए या ये तरीका या प्रोबेबिलिटीज दी हो, या फिर वही ऊपर वाला कि आपको सैंपल स्पेस ऑलरेडी डिस्कस कर लीजिए, प्रोबेबिलिटीज आपने खुद फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमने फिर वही फाइंड करना है एफ ऑफ वाई गिवन x इक्वल्स टू 2। तो वो क्या तरीका है कि ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जैसे देखा, उधर आपने टेबल की फॉर्म में देखा, इधर सेपरेट ऐसे फाइंड हुआ है। ये आपने क्या किया, सबसे पहले फाइंड कर लिया और फिर आपने इसको कैसे लिख लिया एफ ऑफ वाई गिवन x इक्वल्स टू 2। जो ऊपर मेथड किया है वो भी बिल्कुल वैलिड है। दो तरीके के मेरे पास सोल्यूशन थे इसलिए मैंने दोनों शो कर दिए कि y इक्वल्स टू 1 के लिए इसकी वैल्यू 0 है, 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/4 और 4 के लिए भी 1/4 है। तो फिर आपने जब ये फाइंड करना है तो क्या करना है, यहाँ पे ये देखें y की वैल्यू 0, फिर प्लस इसकी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, फिर 2, 3, 4 और आपके पास आंसर क्या आया 11/4। 11/4 को आप करेंगे तो ये आपके पास वही 2.75 आएगा। अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन और ये मैंने सेकंड सोल्यूशन इसीलिए साथ में पेस्ट किया था, हालांकि ऊपर का क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल है, उधर हमने कंडीशनल वेरिएंस फाइंड नहीं किया। लेट्स से अगर आपने इसी का कंडीशनल वेरिएंस फाइंड, क्योंकि जब ये एक्सपेक्टेशन कंडीशनल है तो इससे जो वेरिएंस फाइंड होगा वो भी कंडीशनल होगा। तो उसका क्या तरीका है, वेरिएंस ये अगर नजर नहीं आ रहा तो ये y लिखा हुआ है, y गिवन x इक्वल्स टू 2, तो ये किसकी इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बाकी इधर से लिखने में आपको सिर्फ हम यहाँ क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। अब गिवन दैट की जो कंडीशन है साथ में आपने वो डाल देनी है। एक्सपेक्ट आप समझिए वही लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर गिवन दैट x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर। अब आपने ये तो फाइंड कर लिया हुआ है, ये कैसे फाइंड होगा, वहां जहां आपने y से मल्टीप्लाई किया एक दफा और y से मल्टीप्लाई कर दें या y का स्क्वायर लेके इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 33/4। और फिर आपने इस वेरिएंस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा 0.6875। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का, जो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ एक टर्म होती है इंडिपेंडेंस की, कि अगर आपके पास इफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल है, कि अगर आप f ऑफ x और f ऑफ y को मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी इक्वल आए f ऑफ x y के, तो इट मीन्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट। व्हेन x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो इससे एक और बात भी पता चलती है, जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक तो ये तरीका है कि इनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करें और उधर से ये वाली प्रोबेबिलिटीज आप निकाल लें तो ये दोनों सेम हो तब इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, When x and y are independent, then covariance x y equals to this, ये 0 होगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है जब ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y इक्वल होता है इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, और इधर भी यही है तो ये माइनस होके 0 आ जाता है। और जब कोवेरियंस 0 है तो इट मीन्स के डायरेक्टली क्या होगा, कोवेरियंस इज 0 एंड व्हेन कोवेरियंस इज 0 देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो 0, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में कोवेरियंस टर्म आती है। अच्छा, एक और चीज, इंडिपेंडेंट इज ए स्ट्रॉन्ग टर्म, मतलब इसका ये है कि व्हाइल अनकोरिलेटेड इज ए वीक टर्म। सो व्हेन कोवेरियंस इज x y 0 देन वी शुड से x एंड y आर अनकोरिलेटेड इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट। कि इंडिपेंडेंस थोड़ी सी वास्ट टर्म है, अगर हम इस तरह से इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं तो फिर अगर कि उसका कोवेरियंस 0 है तो हमें बेटर वर्ड ये है कि अनकोरिलेटेड का वर्ड यूज करें इंस्टेड ऑफ कि हम डायरेक्टली कह दें कि ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप डायरेक्टली इंडिपेंडेंट प्रूव करना चाहते हैं तो फिर हमने क्या कहा है कि अगर इस तरह से अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, तो फिर आप कह सकते हैं एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे रह गए थे, तो आई थॉट कि मैं इसको डिस्कस कर लूँ आपके साथ लेक्चर, क्योंकि हमारा जो लेक्चर मिस हुआ है ट्यूसडे का उसको कवर करने के लिए। तो आई होप सो कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारी समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।